क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है, मैं थोड़ी साइड में हो जा रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख पाएं। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि 2 दिसंबर सन 1970 में रिचर्ड निक्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं या बहुत ज्यादा प्रभावित हैं अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से, याद रखिएगा। तो चलिए जरा फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए आप लोग कि ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो दरअसल में है बी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ईपीए जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, इसका स्थापना हुआ 2 दिसंबर 1970 को। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बनाया था। 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं और 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। तो देखिए 4 चीजें हो गई आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 ये दोनों ही बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है आपस में। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़कर ही आपको 2 नए फैक्ट सीखने को मिलेंगे और फिर निश्चित रूप में जब आप उनका आंसर देंगे तो 2 नई जानकारी और मिलेगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 38 से आपको 4 जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आप 38 का आंसर कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने हेतु, ताकि जलवायु परिवर्तन का खतरा जो है कंट्रोल हो सके, मतलब क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो सके, सॉल्वेशन हो सके, उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन पर हम कंट्रोल करें। एक प्रोटोकॉल लाया गया था, एक समझौता आया था जिसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। वो लागू कब किया गया था? शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कब किया गया? ठीक है, अब देखिए जितने लोगों ने आंसर किया है ए, सभी लोग का आंसर जो है वो गलत है। जितने लोगों ने आंसर किया है बी, ये सही जवाब है। 38 का ए आंसर नहीं होगा, 38 का आंसर होगा बी। बिल्कुल 38 का बी जो है वो राइट आंसर है। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं ये चीज। परंतु जिन लोगों ने ए आंसर किया है वो भी दरअसल में क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक डेट है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों डेटें याद होनी चाहिए। जिन्होंने 11 दिसंबर 1997 बोला है और 16 फरवरी 2005, अब ये दोनों क्या हैं इसको मैं आगे बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 को यदि आपने सही क्लियर कर लिया कि बी राइट आंसर है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को भी पढ़िए आप। और क्वेश्चन नंबर 39 को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में उसमें एक वर्ड मिल रहा है ग्रीन हाउस गैसें। मैंने आपको कई बार बताया है, सूर्य के प्रकाश में अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करने वाली होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों में नंबर 1 पोजीशन पे होती है CO2। ग्रीन हाउस गैसों में सेकेंड नंबर पर होता है, पहले नंबर पर CO2, फिर मीथेन, फिर CFC, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर निश्चित रूप में इनमें नंबर 1 पोजीशन पर यदि हम वाटर वेपर भी इंक्लूड कर दें, जलवाष्प। ये होती है ग्रीन हाउस गैसें जो कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को गर्म बनाए रखने में मदद करती हैं। तो अवरक्त विकिरण जो होते हैं इन्हीं को अवशोषित करके अवरक्त विकिरण। तो ग्रीन हाउस गैसों में नंबर 1 पोजीशन पर है जलवाष्प, लेकिन ये प्राकृतिक कारक है।
मानव निर्मित है CO2। अब आपको बताना है कि जलवाष्प, CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, ये सभी अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के टेम्परेचर को गर्म बनाती हैं, मतलब ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनके लिए सबसे पहली बार किसने ये उद्बोधन दिया था, या किसने सबसे पहली बार ग्रीन हाउस गैसेस को समझाया? क्वेश्चन नंबर 39 का जरा जल्दी से मुझे जवाब बताइए, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने बी आंसर को सही किया है, जो लोग बी कह रहे हैं, वो गलत है। जोसेफ फोरमैन वो व्यक्ति है जिन्होंने ओजोन होल की खोज करी थी, ओजोन छिद्र के बारे में पता लगाया था। तो जो लोग बी कह रहे हैं वो तो गलत है। जो लोग 39 पे बी कह रहे हैं, जोसेफ फोरमैन, याद रखिएगा वो रॉन्ग हैं। अब नए आंसर आने शुरू हुए, ए हो सकता है, ओ सॉरी, इसमें तो दोनों आंसर राइट कर रहे हैं। इसमें चलिए एक जो है मान लेते हैं, ये जोसेफ फोरियर जो है, ये वाला कैंसिल कर देते हैं। चलिए बी, सी और डी में से बताइए सही क्या होगा। ये बार बार रिपीट हो गया है, मान लेते हैं इसकी जगह और कोई नाम लेते हैं हम साइंटिस्ट का, है ना। ए और सी एक ही आंसर में आ गए, मान लीजिए इसकी जगह अपन ले लेते हैं कि MS स्वामीनाथन। चलिए आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, निश्चित रूप में सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सबसे पहले हमको किसने बताया? अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को गलत ना करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति ने दी थी, जोसेफ फोरियर ने। बिल्कुल। और जो जोसेफ फोरमैन हैं, इन्होंने ओजोन होल के बारे में बताया था, जिसके कारण वियना सम्मेलन हुआ था। और जो MS स्वामीनाथन है, वो आपको पता है हरित क्रांति के पिता है भारत में। और एक व्यक्ति है रॉबर्ट एंग्स स्मिथ, इन्होंने अम्ल वर्षा वर्ड दिया था, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोहेल कार्सन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। और इस साइलेंट स्प्रिंग बुक में कीटनाशकों का ज्यादातर प्रयोग से जो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसके बारे में सबसे पहला लेख लिखा था 27 सितंबर 1962 को। और इसी किताब को जब लोगों ने पढ़ा, पर्यावरणविदों ने पढ़ा, तो फिर उनको DDT जो है उसको ना डाला जाए खेती में, ये प्रेरणा मिली। और फिर बाद में DDT, जिसने पंजाब के खाद्यान्न में सबसे ज्यादा परसेंटेज अपना दर्ज कराया था, निश्चित रूप में उसके कारण जो दिक्कत परेशानी होने लगी, तो फिर बाद में हमने DDT को बैन कर दिया। कोई बात नहीं देव। तो आप देख लीजिए, रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने अम्ल वर्षा शब्द दिया, जोसेफ फोरमैन ने ओजोन छिद्र के बारे में बताया, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया, और रोहेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी जिसमें कीटनाशी या इंसेक्टिसाइडल के यूज के बारे में सबसे पहली बार बताया गया। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि मैं आपसे पूछूं बताइए क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया, चलिए जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। फटाफट आप लोग में से जो लोग भी ये जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया, जरा जल्दी से आंसर करना स्टार्ट कीजिए। क्यों आया था क्योटो प्रोटोकॉल? तो आप में से ज्यादातर लोग बताते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण आया था क्योटो प्रोटोकॉल। तो सबसे पहली चीज, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ग्रीन हाउस गैसों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल नहीं आया था, बल्कि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं इनका उत्सर्जन कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। और ग्रीन हाउस गैसों का जब उत्सर्जन कम होगा, CO2 का, मीथेन का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, CFC का, इनका उत्सर्जन इमिशन जब कम होगा, तो निश्चित रूप में ये समस्या नहीं होगी।
तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। अब ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया है। अपनाया गया है को ही बोलते हैं स्वीकार किया गया है। अपनाया गया को ही बोलते हैं स्वीकार किया गया। लेकिन लगभग लगभग 3 यहां और 5 यहां 8 साल के बाद डेट बढ़कर पहुंचती है 16 फरवरी 2005 को, जब सभी देश साइन कर देते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पर। तब से यह माना जाता है लागू। तो शायद आप लोग जो ए आंसर कर रहे थे ना, मुझे मालूम था कि क्योटो प्रोटोकॉल में आप लोग जो ए आंसर कर रहे हैं 11 दिसंबर 1997, इस दिन ये लागू नहीं हुआ था, इस दिन ये अपनाया गया था या स्वीकार किया गया था। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि हमारा संविधान कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 से पहले भी एक डेट है, और 26 जनवरी 1950 से पहले एक डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949। तो ये वही चीज है, याद रखिएगा ये चीज। अपनाया गया मतलब स्वीकार किया गया, और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। अब आप लोगों ने यदि कभी कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुना होगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है उसको इस डेट को अपनाया गया या स्वीकार किया गया, और इस डेट को कार्टाजेना प्रोटोकॉल को लागू किया गया। और ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल आज की परिस्थिति के हिसाब से सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बायो सेफ्टी को लेकर कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया था। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की लैब में हम बहुत सारे बैक्टीरिया बनाते हैं, बहुत सारे वायरस बनाते हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, लेकिन कहीं वो बैक्टीरिया और वो वायरस हमारे लिए मतलब मानव जाति के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए, इसलिए आया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की लैब में कोरोना वायरस को बनाया गया चाइना के वुहान शहर में, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं या ऐसा एनालिसिस रिपोर्ट बता रही। परंतु ये वायरस जो है हम इंसानों के जीवन पर दिक्कत और परेशानी ना कर दे, इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए 2000 में लाया गया था या स्वीकार किया गया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और जिसको लागू कर दिया गया 2003 में। परंतु 17 साल बाद कोरोना ने क्या कहर ढाया, तो निश्चित रूप में इसलिए ये जो है प्रोटोकॉल, इस पर फिर से बातचीत करनी शुरू हो गई है, ये फिर से मुद्दा उठने लगा है बायो सेफ्टी का। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपने सीखे कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के लिए नहीं था, ग्रीन हाउस गैसें कम उत्सर्जित हों इसलिए भी नहीं था। ग्रीन हाउस गैसें जितनी कम उत्सर्जित होंगी उससे क्लाइमेट चेंज की परेशानी नहीं होगी, इसलिए लाया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि चीजों से आप सीखेंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत महत्वपूर्ण, चलिए जरा जल्दी से आंसर कीजिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन है कि साल 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। आप सभी लोग यदि बी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो निश्चित रूप में आप लोगों ने इसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ा होगा। जी हाँ, मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई, परंतु मध्य प्रदेश में कहां से हुई, ये है एमपीपीसीएस का क्वेश्चन। तो जब आप इसकी डिटेल देखेंगे तब आपको एक नई जानकारी मिलेगी कि मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से तो हुई है, परंतु मध्य प्रदेश में कहां से हुई है, होशंगाबाद से। वास्तविकता में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से इसलिए हुई क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मिट्टी बचाओ अभियान, और इसी मिट्टी बचाओ अभियान के द्वारा होशंगाबाद और इस राइटर का नाम जो है धीरे 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 इंडिया में जो है वो फैलता चला गया, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दरअसल में इनको प्रोत्साहन भी मिला इस अनुपम पहल के लिए जो 1977 में आपने की थी। क्लियर है ये बात? तो ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि बिहार से किसकी शुरुआत की गई थी, तो सन 1980 के दौरान जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है वो बिहार से होती है। क्वेश्चन है पर्यावरण की उपलब्धियों के लिए, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, याद रखिएगा ये चीज।
ये आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि पर्यावरण की उपलब्धि के लिए, मतलब ये एक क्वेश्चन हो गया। वर्ष 1987 ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन में ही दरअसल में कितने आंसर हैं। एक पुरस्कार है जिसका नाम है ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1987 से और सन 2003 तक ये पुरस्कार दिया गया, उसके बाद ये बंद कर दिया गया। अब आपको मुझे ये बताना है कि जब ग्लोबल 500 पुरस्कार को बंद किया गया तो कुछ समय बाद, 2 साल बाद ये फिर से शुरू होता है। तो किस नए नाम से हम देते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार को? तो आप लोगों के आंसर फिर से एक साथ, पता नहीं आज ऐसा क्या हो रहा है कि ज्यादातर ऑडियंस जो है बिल्कुल एक परमानेंट आंसर ही चुनकर बैठी है कि बी 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 बी, फिर तो सी सी, तो इस बार सी आंसर है। निश्चित रूप में जिन लोगों का जवाब है सी, वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार वर्तमान में कहा जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार को। मतलब ग्लोबल 500 पुरस्कार जो शुरुआत हुआ 1987 में, सन 2003 में ब्लॉक हो गया और फिर 2 साल बाद एक संस्था है जिसका नाम है यूएनईपी। इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ना सन 1972 में, इसी के कारण यूएनईपी संस्था जो है, बिल्कुल सही है, मोदी जी को भी यही पुरस्कार मिला है। यूएनईपी जो है ये एक दरअसल में संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी। और इसी कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी कार्यक्रम के द्वारा ये जो पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार वर्तमान में दिया जाता है। और मोदी जी को भी ये पुरस्कार मिला था, आपने सुना होगा। अब ध्यान से सुनेगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो टाइलर पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। दूसरा, बोरलॉग पुरस्कार जो है निश्चित रूप में हरित क्रांति के प्रणेता, हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, कोई बता सकता है? नॉर्मन बोरलॉग। सो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, जो लोग एग्रीकल्चर में बेहतर करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला है, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला है साल 1970 में। किस फील्ड में मिला है नोबेल पुरस्कार उनको? कृषि के क्षेत्र के लिए मिला है क्या? नॉर्मन बोरलॉग को, जिन्होंने हरित क्रांति को शुरू किया था इंटरनेशनल लेवल पर, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1970 में। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको मुझे ये बताना है कि नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस फील्ड में या किस उपलब्धि के लिए मिला? नॉर्मन बोरलॉग को मिल्क नहीं बेटा जी, एक बात याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो पुरस्कार मिला है नोबेल पुरस्कार, वो कृषि क्षेत्र के लिए नहीं मिला है। कृषि क्षेत्र के लिए काम किया था, इसलिए इनको 1970 में शांति का नोबेल दिया गया था। मतलब साल 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को कृषि क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 5 फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान में केमिस्ट्री और फिजिक्स, मेडिकल, साहित्य और शांति। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर यदि मैं आपसे पूछूं इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब होती है, तो आप बोलेंगे जब ग्लोबल 500 पुरस्कार की शुरुआत होती है, मतलब 1987 को। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा आंसर। चलिए अब बताइए जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो है कि निम्नलिखित में किसके डिग्रेडेशन में सबसे मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो आंसर है प्लास्टिक का थैला। बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी जो 3 चीजें आपको दिख रही होंगी, कागज हो गए, फल सब्जी, और फिर कागज चमड़े का जो शूज होता है, और निश्चित रूप में प्लास्टिक का थैला, इसमें से
1000 साल लगेगा लगभग लगभग इसको डिस्ट्रॉय होने में, प्लास्टिक के थैले को डिस्ट्रॉय होने में। क्यों 1000 साल लगेगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टिक का जो थैला होता है या प्लास्टिक जो बैग होता है, वो इससे बनते हैं। एथिलीन की बहुत सारी यूनिट जो होती हैं वही मिलकर बनाती हैं किसको? प्लास्टिक को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टिक जो जनरली कैरी बैग होता है या प्लास्टिक के जो कैरी बैग होते हैं जो हम हाथ में लेकर चलते हैं, इनकी डिस्कवरर का नाम है गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर। इन दोनों ने ही एथिलीन जो सिंगल यूनिट है उसी को बार बार बनाकर प्लास्टिक को बनाया था या प्लास्टिक के थैले को बनाया था। क्लियर है ये चीज? और यदि मैं आपसे पूछूं कागज, तो सेल्यूलोज कहलाता है। फल और सब्जियों में भी सेल्यूलोज होता है। ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए हम हमेशा फल और सब्जियों के छिलके उतार देते हैं, क्योंकि हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं करते, हम स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है 43। नदी में यदि जल प्रदूषित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नदी में यदि जल पोल्यूटेड है तो नदी के जल में कौन सी गैस को लेकर हम ये बात कंफर्म करेंगे? सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, उस वाटर को पोल्यूटेड माना जाता है सबसे ज्यादा उस नदी का जल दूषित माना जाएगा जिसमें ये चीज जो है उसकी मात्रा कम हो। मतलब उस पानी को सबसे ज्यादा दूषित माना जाएगा जिस पानी में ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है, क्योंकि पानी H2O, तो H2O निश्चित रूप में ऑक्सीजन होगा पानी में, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसी के आधार पर जल पोल्यूटेड है कि नहीं है इस बात का पता लगाते हैं। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ड होता है बीओडी। बीओडी जो है वो जितना अधिक होगा, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीओडी जो है जल प्रदूषण को मेजर करने की एक यूनिट होती है। बीओडी जितना अधिक होगा उतनी डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। बीओडी का मान जितना ज्यादा होगा जल में घुलित ऑक्सीजन उतनी कम होगी, और जल में घुलित ऑक्सीजन जितनी कम होगी जल उतना ज्यादा क्या होगा? प्रदूषित होगा। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बीओडी का अधिक होना क्या बताता है, जल प्रदूषण को बताता है। बीओडी के अधिक होने से निश्चित रूप में डिसॉल्व ऑक्सीजन का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का नंबर कम होने से भी क्या होगा? जल प्रदूषित होगा। और चाहे बीओडी का मान अधिक हो और चाहे डीओ का मान कम हो, इन दोनों कारण से जो जल है वो निश्चित रूप में क्या माना जाएगा? संक्रमित माना जाएगा या जल पोल्यूटेड माना जाएगा। तो जल यदि संक्रमित है, याद रखिएगा, यह जल प्रदूषित है, तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है डीओ की वैल्यू का ज्यादा होना, माफी चाहता हूं, बीओडी की वैल्यू का ज्यादा होना, और बीओडी की वैल्यू यदि ज्यादा है तो डीओ की वैल्यू का कम होना। मतलब ये दो स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, बीओडी का ज्यादा होना और डीओ का कम होना, ये दोनों के कारण जल प्रदूषित होता है। तो कभी भी जब हम जल प्रदूषण को मेजर करते हैं तो जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसका पता लगाते हैं। तो यदि किसी भी नदी में ऑक्सीजन का लेवल हमको जितना कम मिलेगा वो उतना ज्यादा पोल्यूटेड है। तो वर्तमान समय की जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। क्यों? क्योंकि इन नदियों में बीओडी का मान ज्यादा होता है और घुलित ऑक्सीजन का मान कम होता है, इसलिए ये नदियां जो हैं वो क्या हो गई हैं? प्रदूषित हो गई हैं। मतलब कहने का है सिर्फ आपको दो वर्ड याद रखने हैं, और वो दो वर्ड ये हैं, बीओडी का मान अधिक होता है तो जल प्रदूषित होता है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन का मान कम होता है इसलिए जल प्रदूषित होता है। बस ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए जरा जल्दी से बताइए, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? निश्चित रूप में जो चीज सीएनजी का मुख्य घटक है वही चीज प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक है। मतलब नेचुरल गैस का भी मुख्य घटक है।
पीएनजी का भी मुख्य घटक है। तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है, याद रखिएगा, वो है मीथेन। और यदि सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक है मीथेन। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस जिसका मुख्य घटक है मार्स गैस, इसी से बनती है सीएनजी और इसी से बनती है पीएनजी। तो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, तो उसी का एक रूप होता है सीएनजी। जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करके भरते हैं, तो जब हम कंप्रेस करके भरते हैं तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, मीथेन ही रहता है। और जब हम नेचुरल गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से प्रवाहित करते हैं तो भी मुख्य घटक में कोई चेंज नहीं आता। मतलब पीएनजी का भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है। मतलब इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा? निश्चित रूप में मीथेन। यदि मैं आपसे पूछूं ब्यूटेन और प्रोपेन किसका मुख्य घटक होता है, तो ये तो आप लोगों को बचपन से याद है, एलपीजी। नेचुरल गैस या इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक गैस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। अब प्राकृतिक गैस जो है ये 4 तरह से पाई जाती है। कौन कौन से 4 तरह से? एक होता है एलपीजी, एक होता है एलएनजी, एक होता है सीएनजी और एक होता है पीएनजी। अच्छे से देख लीजिए, प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस 4 तरह से पाई जाती है, 4 तरह से। पीएनजी का मुख्य घटक CH4 मीथेन, सीएनजी का भी मुख्य घटक मीथेन, एलएनजी का भी मुख्य घटक मीथेन और एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। क्लियर है सारी चीजें आप लोगों को? इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आजकल पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जब हम पर्यावरण के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो परंपरागत या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के रूप में जो फॉसिल फ्यूल हम यूज करते हैं, कोयला और पेट्रोलियम, इनसे वातावरण पोल्यूटेड भी होता है और ये सोर्सेस लिमिटेड भी हैं। तो इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर रुख कर रहे हैं, हम नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन की ओर रुख कर रहे हैं। और नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन में हमारे पास में एक विकल्प है सौर ऊर्जा। अब आपको मुझे यह बताना है कि विश्व का सबसे पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई पत्तन कौन सा है? जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग सी आंसर कर रहे हैं जरा एक बार देख लीजिए। मैंने आपसे यह पूछा था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको 3 नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मैंने आपसे पूछा था सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित हवाई पत्तन पूछा था, तो निश्चित रूप में इसका जवाब कोच्चि होगा। लेकिन जो लोग सी आंसर कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है वो लोग क्वेश्चन पढ़े नहीं हैं और उनको शायद ये दिखा है। जी हां, द्वीप भी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है, परंतु ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। सर फंसाते तो हो आप। अरे भाई, फंसाने का मतलब इसलिए हुआ ताकि आपको क्लियर हो गया। अब देखो, यदि मैं आपसे पूछूं सौर ऊर्जा से संचालित हवाई पत्तन कौन सा है? कोच्चि है। सौर ऊर्जा से संचालित केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला कौन सा है? दीव है। सौर ऊर्जा से संचालित सबसे पहला जिला कौन सा है भारत में? तो सूरत है। और सूरत में भी सन 2018 में यहां जितने भी पीएचसी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं, वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले बन गए हैं। तो सबसे पहला जिला जो सौर ऊर्जा से संचालित है, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जो सौर ऊर्जा से संचालित है, और सबसे पहला हवाई पत्तन जो सौर ऊर्जा से संचालित है। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन बनाए, लेकिन यदि आपको मैं अब डेट बोलूं तो आपको डेट में भी कंफ्यूज नहीं होना है। 26 मार्च जो है
2018 को सूरत पहला जिला बना था सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, और दीव जो है 2018 में पहला केंद्र शासित प्रदेश बना सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। ये है दरअसल में मेन चीज। तो इसमें बिल्कुल मैं फंसाता इसलिए हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग हैं जो गलत करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, फिर भी यदि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप कई बार या इनको आपने जियोग्राफी वगैरह में कई बार भी पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? निश्चित रूप में आप लोगों का जो जवाब है कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, अब याद रखिएगा मैंने सबसे बड़ा पूछा है, लेकिन अभी भी जो लोग ए आंसर दे रहे हैं वो शायद भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ा कीजिए प्लीज, क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभय सिंह जो भिंड से हैं वो कह रहे हैं सबसे छोटा है सी। मेरे भाई पहले सबसे बड़ा तो बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आप इनमें डिफरेंस कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए देखते हैं आपके सवाल में इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या होगा। कितने लोगों ने कहा है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बी हेमिस है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है? वो बिल्कुल सही है। हेली नेशनल पार्क जो है ये सबसे पहला नेशनल पार्क है 1921 में, और 1936 में हेली नेशनल पार्क जो है, जरा बताइए क्या नाम पड़ जाता है हेली नेशनल पार्क का 1936 में? जिम कॉर्बेट। 1921 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना होती है, 1936 में जिम कॉर्बेट, और फिर रामगंगा नेशनल पार्क जो है ये अभी नाम पड़ गया है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब ये कहां पहुंच गया? लद्दाख में। ये चीज में अगला क्वेश्चन रखता है ना। अभी भी पुरानी जो ओल्ड बुकें हैं वो निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर का डिवाइडेशन हो चुका, तो अब आपसे स्पेशली पूछेंगे कहां पर है, तो याद रखिएगा लद्दाख में। ये वाली चीज लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बेट्टन नेशनल पार्क। तो जब आप लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि सर 1981 में बना, जिम कॉर्बेट को रामगंगा बोलते हैं, या अब लद्दाख में है, तो इससे क्या होता है आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी कमांड है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा। और जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क है यही मध्य प्रदेश का सबसे शायद बड़ा नेशनल पार्क भी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है यही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए हमने 4 नई चीजें सीखी। अब जरूरत है इनको सहेजने की। बहुत बढ़िया, 540 किलोमीटर का वर्ग, 940 एरिया, ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अगली बार से कोई भी क्वेश्चन में यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आती है, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए। मैंने अब अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। निश्चित रूप में इन क्वेश्चन के साथ में जो इनके आंसर दिए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए हैं कि अपेक्को आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने करी, और इनमें से कोई नहीं, इससे कोई चीज सीखने को नहीं मिलेगी आपको। अब आप बताइए, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, मतलब इकोलॉजी जो है वो स्टेबल इकोनॉमी है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने प्रोड्यूस किया था? सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा की अभी कुछ समय पहले डेथ हुई है, और निश्चित रूप में उन्हीं के द्वारा ये चिपको आंदोलन जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा, और ये इस आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा ये इसी स्टेटमेंट को गाते थे कि पारिस्थितिकी जो है या इकोलॉजी जो है यही सबसे स्थायी अर्थव्यवस्था है, ना कि वो अर्थव्यवस्था जिसको सरकार अपने ढंग से या अपने मनमाने ढंग से संचालित करवाना चाहती है।
उस समय उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश था, तब यह आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल में इन वृक्षों को, खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए बोला था। उन्हीं का विरोध करने आए थे ये। इसलिए ये बोला था कि पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी दरअसल में स्थायी अर्थव्यवस्था है देश की, ना कि सरकार के द्वारा। तो इस सरकार के मुंह पर चाटा था। 2021 में डेथ हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा की। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस आंदोलन का सही जवाब क्या होगा, तो क्वेश्चनों की भरमार है। आप खुद आराम से पढ़िए, आप खुद आराम से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन बहुत अच्छे तरीके से तैयारी को आराम से स्मूथली आगे बढ़ाते चल रहे हैं। कैसे? अपिक्को आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? रामचंद्र पांडुरंग हेगड़े ने करी थी, वो तो ठीक है, लेकिन कब करी थी? ये दो क्वेश्चन। सितंबर 1983, मतलब इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था, इंदिरा गांधी की डेथ से 1 साल पहले। चिपको आंदोलन जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, मतलब लीड किया था। परंतु जो ज्यादातर लोग जुटाए गए थे वो इन दोनों लोगों की मेहनत का नतीजा है, चंडी प्रसाद भट्ट और गौर देवी। मतलब ये लोग गांव गांव जाकर, ये गौर देवी नहीं गौरा देवी हैं, ये लोग गांव गांव जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को अवेयर करते थे। तो ये लोग का काम जो होगा पर्दे के पीछे होगा। इनका काम था कि जो लोग आ जाते उनको आगे लेकर जाते। तो याद रखिएगा, नेतृत्व करता है सुंदरलाल बहुगुणा। और अप्रैल 1973 में इसको शुरू किया गया था। जैसे ये बात मेरे को किसी ने बताई भी है, शायद नीरज ने बताई, बिल्कुल सही नीरज। और नीरज, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन फिर यहां से, या सबके लिए एक और इन्फॉर्मेशन बताइए, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हो जाती है? साल 1973 से। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1972 में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई, लेकिन स्टार्टिंग कब हुई? साल 1973 से। तो पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत भी 1973 से होती है। निश्चित रूप में चिपको आंदोलन की शुरुआत भी 1973 से होती है, और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी 1973 से होती है। किस नेशनल पार्क से होती है? किस नेशनल पार्क से होती है? वर्तमान में जिसको रामगंगा नेशनल पार्क कहा जा रहा है, मतलब हेली या जिम कॉर्बेट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है ये लेवल, यदि आप इसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसमें से आप खुद बहुत सारी चीजें खुद भी सीखेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। ठीक है। और सबसे लास्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मतलब नर्मदा नदी पर जो डैम बनाए जा रहे हैं, ये कभी भी रफ्चर होंगे तो जलमग्न कर देंगे निश्चित रूप में आसपास के एरिया को। इसी को बोला गया जल प्रलय। और इसी बात का हमेशा विरोध कर रही हैं मेघा पाटकर। लेकिन साल 1985 से जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोग जो हैं। अपिक्को आंदोलन क्या है? अपिक्को आंदोलन, जैसे नॉर्थ इंडिया में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला, उसी तरह से साउथ इंडिया में भी जो तत्कालीन सरकार थी 1983 में, उसने पेड़ों को काटने के लिए बोला। तो रामचंद्र पांडुरंग हेगड़े जो है चिपको आंदोलन के जैसे पहुंच जाते हैं और पेड़ों को कटने नहीं देते हैं। सेम, बिल्कुल वही है। बस ये है, नॉर्थ इंडिया में चला चिपको तो साउथ इंडिया में चला अपिक्को। अपिक्को का मतलब एक तरह से होता ही है चिपकना, तो पेड़ों से वो जाकर लिपट जाते थे। खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन में मानव जो है वो क्या है? चलिए जरा जल्दी से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्वेश्चन में ही दिया है, और ये इसीलिए दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत ना करें। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है। देखिए अच्छे से, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 48, उसी में भी आंसर दिया है मैंने, उसी में मैंने नीचे ही आंसर दे दिया था, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी की और क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य है वो पेड़ पौधों को भी खाता है, मतलब हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और मनुष्य जो है वो बकरी को या मुर्गी को भी खाता है, मतलब वो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो मनुष्य प्राइमरी भी है और मनुष्य सेकेंडरी भी है, कंज्यूमर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जिन लोगों ने सी आंसर किया है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों।
उपभोक्ता बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तो पेड़ पौधों के नाम ये टाइटल जाता है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो कितने लोग सही कर पाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, हाँ, एमपी में कान्हा से हुई ना। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश में कान्हा से हुई, लेकिन भारत में कहां से हुई है? जिम कॉर्बेट से। ये है वो चीज। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग में से ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात भी है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है उसी से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन बनाते हैं। निश्चित रूप में पेड़ पौधे के पास जो एनर्जी होती है वही एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है ग्रासहोपर में, मतलब टिड्डे में। टिड्डे को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है चील, और फिर लास्ट में डिकम्पोजर के द्वारा जो है अपघटित कर दिए जाते हैं जो भी जीव मरेगा, और इस तरह से खाद्य श्रृंखला जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम में कौन है? जरा देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला के अंतिम में कौन है? अपघटक है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो सोर्स जो है वो सन है, लेकिन शुरुआत होती है प्राथमिक उत्पादकों से। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने आपसे एक चीज पूछी, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? यदि मैं आपसे पूछूं किस प्रक्रिया से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, तो जरा जल्दी से बताइए। पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत में पेड़ पौधे हैं और वो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन की स्टार्टिंग किस बायोलॉजिकल प्रोसेस से होती है? आंसर है फोटोसिंथेसिस। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और वो भी 10% रूल लागू होता है। मैंने आपको बताया था, लिंडरमान ने दिया था। मतलब लिंडरमान जो व्यक्ति है इसने खाद्य श्रृंखला या फूड चेन भी खोजी थी और इसी फूड चेन में उन्होंने 10% लॉ दिया था। मैंने आपसे पूछा था 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? प्रीवियस क्वेश्चंस में से, कुछ भी क्वेश्चंस में से रहा होगा तो लिंडरमान ने फूड चेन में 10% रूल अप्लाई किया था। उन्होंने बताया था कि यदि यहां से 1000 एनर्जी इसके पास है तो सिर्फ प्लांट जो है वो 1000 का 10% एनर्जी को ही यूज कर पाते हैं, फिर प्लांट की 10% एनर्जी को ये यूज कर पाएंगे। मतलब लगातार एनर्जी जो है 10% जो है वो आगे होती जाती है यूज, सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे बढ़ती है। अब ध्यान से देखिए, एनर्जी जो आगे बढ़ती है ट्रॉपिक लेवल में या पोषण स्तर में वो एक ही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन ये मल्टीपल दिशा में बढ़े, हर दिशा में यदि ऊर्जा स्तर आगे बढ़े तो फिर इसको खाद्य श्रृंखला नहीं खाद्य जाल कहेंगे। मतलब जो ये वाला स्टेटमेंट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दरअसल में यहां होना चाहिए खाद्य जाल। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय नहीं होता है, एक दिशीय होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। और बाकी ये तीनों स्टेट जो है राइट है कि खाद्य श्रृंखला प्रकृति की एक चक्रीय व्यवस्था है। चक्रीय व्यवस्था क्यों? पेड़ पौधे जो हैं इनको ये खाएंगे, इनको ये खाएंगे, इनको ये खाएंगे, इनको ये खाएंगे, डिकम्पोजर नष्ट कर देंगे, कुछ समय बाद ये फिर से उगाएंगे, पेड़ पौधे फिर से उगाएंगे, जीव जंतु फिर से हुआएंगे, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, मतलब चक्रीय व्यवस्था है। अब देखो, यदि कभी मेंस में लिखने को आया खाद्य श्रृंखला क्या है, तो ये 3 फैक्ट यदि आपको याद है, 3 का 4 फैक्ट यदि आपको याद है तो ये सफिशिएंट आप लिख दोगे तो 3 मार्कर मेंस का क्वेश्चन हो गया। इस स्मार्ट वर्किंग के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए, या किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमपी के साथ साथ में ये एमपी में भी आता है। और आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले एमपी को तवज्जो दें। सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में आप एमपी जरूर अपने स्लॉट में रखें, एमपी को जरूर पढ़िए प्लीज।
राम प्रसाद कह रहे हैं पीडीएफ तुरंत रीडिंग हो जाता है, लेकिन आप नोट्स बनाओगे तो तुरंत नहीं, लाइफ लॉन्ग रीडिंग रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आप लोग जो जवाब कर रहे हैं निश्चित रूप में सी को सही ठहरा रहे हैं, परंतु आप लोग अच्छे से सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इस सवाल का जो सही जवाब है न तो सी है, न तो ए है, न तो बी है, वो है डी। इस सवाल का जो सही जवाब है खरमोर पक्षी के लिए सरदारपुर बहुत फेमस है। सरदारपुर, डी इज द राइट आंसर। और बाकी जो तीन हैं, सैलाना, करेरा और घाटी गांव, ये सोन चिड़िया के लिए बहुत फेमस हैं। हाँ, मुझे मालूम है आकाश जो कह रहे हैं डी और सी में कंफ्यूजन होना लाजमी था, लेकिन सरदारपुर में जो धार जिले में है, नंबर 1 पोजीशन पर खरमोर पक्षी, नंबर 1 पोजीशन पर खरमोर पक्षी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है याद रखिएगा डी होगा। बाकी सभी जगह पर सैलाना पक्षी जो रतलाम में है सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए है, करेरा जो है वो पक्षी विहार है शिवपुरी में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, और घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य ग्वालियर में है, 81 में स्थापित हुआ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको सेंचुरी कहते हैं, निश्चित रूप में सोन चिड़िया। तो सोन चिड़िया या सोन चिड़ैया के लिए दरअसल में ये तीनों अभयारण्य हैं, जबकि सरदारपुर जो है यही है खरमोर पक्षी के लिए। पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को बचाना स्टेट गवर्नमेंट की नैतिक जवाबदारी है, ये बात कौन सा आर्टिकल सबसे पहले प्रमोट करता है? तो निश्चित रूप में आप लोगों ने जो आंसर करने स्टार्ट किए हैं उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो 48A को ही सही ठहरा रहे हैं, और गौरी शंकर का ऐसा कहना है कि जो 48A आर्टिकल है निश्चित रूप में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड हुआ है 1976, और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब कहने का ये है, ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल का जो सही जवाब है आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं भी जल्दबाजी में दरअसल इस सवाल का सही जवाब देना भूल गया, तो मैं आपको बताऊं इस सवाल का जो सही जवाब है वो ए है। मतलब आर्टिकल नंबर 48 फॉर ए, राइट आंसर। और जो ये है ये आता है डीपीएसपी के अंतर्गत। तो डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक आता है, और इसी दौरान बीच में आर्टिकल नंबर 48A भी आता है। तो याद रखिएगा डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सुचारू रूप से चलाना ये राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है, और इसी के अंतर्गत पर्यावरण को बचाने के लिए मतलब वन हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, या जो भी है राज्य सरकार को रात दिन कोशिश करनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 48A ये कहता है। परंतु हम लोगों को भी, जनता जनार्दन को भी, जो संविधान की मूल विषय वस्तु है, ये संविधान के केंद्र में जो जनता है, अब्राहम लिंकन के शब्दों में जो जनता है मतलब क्राउड, द पीपल ऑफ इंडिया, ये लोग भी पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें, तो फिर आर्टिकल नंबर 48A नहीं होगा, आर्टिकल नंबर 51A का जी होगा। बिल्कुल सही। तो लोग यदि, जैसे इस क्वेश्चन में यदि मैं राज्य सरकार की जगह जनता कर दूं, तो जनता का नैतिक दायित्व है पर्यावरण को बचाना, तो फिर ए आंसर सही नहीं होगा, फिर बी राइट आंसर होगा। ये ऑलरेडी आप लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 19 जो है इसको स्वतंत्रता के अधिकारों में गिना जाता है, और वर्तमान समय पे स्वतंत्रता का एक अधिकार है, कौन सा अधिकार है? ग्रुपिंग करने की स्वतंत्रता, गैदरिंग की स्वतंत्रता होती है। आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, कोरोना के टाइम पे गैदरिंग सबसे पहले नहीं होगी। तो निश्चित रूप में कोरोना के कारण कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 19 जो है उसको दरअसल में दिक्कत और परेशानी आई है कि अब आप ग्रुपिंग में नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक इन्फेक्टियस डिसीज है जो कॉन्टेक्ट से जल्दी से क्या होती है, फैलती है। और लास्ट में आर्टिकल नंबर 148 जिसमें
केग के बारे में बताया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी जियोग्राफी की होंगी। अब श्रवण कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन आर्टिकल नंबर 58 फॉर जी। तो मैंने आपको बताया कि पर्यावरण को बचाना यदि जनता की नैतिक जवाबदारी है तो फिर ये आर्टिकल नंबर 58 ए हो जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट की नैतिक जवाबदारी है तो फिर ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 48 का ए। क्लियर हुई सबको चीजें? आगे चले। चलिए, दिस क्वेश्चन केम कम इन एग्जाम आर्टिकल 19। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, मैंने आपको बताया नेशनल पार्क के बारे में। अब जरा जल्दी से आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा सेंचुरी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अभ्यारण्य मतलब जहां एक विशेष जाति को संरक्षण या प्रोटेक्शन दिया जाता है, जबकि नेशनल पार्क में वन्य जीव को और वन के जो भी पेड़ पौधे होते हैं, मतलब वन्य जीवन को संरक्षण दिया जाता है नेशनल पार्क में, और बायोस्फीयर रिजर्व में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को हम संरक्षित करते हैं। तो निश्चित रूप में क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है, ये आप लोग कह रहे हैं ए, बिल्कुल सही है। अब आप जरा इस सवाल का राइट आंसर देख लीजिए कि इस सवाल का जो राइट आंसर है, फिर मैं करना भूल गया, तो राइट आंसर जो है निश्चित रूप में ए ही है। सो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो ए है। लेकिन आपको यहां और भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। यदि मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपने बता दिया कि जंगली गधों के लिए फेमस है कच्छ का रण क्षेत्र। अगर मैं पूछूं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है नौरादेही है। यदि मैं पूछूं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो जहां से अभी मैं क्लास ले रहा हूं ठीक इसके 2 किलोमीटर पीछे ही है राला मंडल, इंदौर। ये सबसे छोटा जो है सेंचुरी। तो यदि आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है, या मध्य प्रदेश की सबसे पहली सेंचुरी कौन सी है। तो मैंने डेट भी लिखी है कि साल 1933। तो साल 1933 में सबसे पहले कान्हा जो है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप में साल 1933 में इसी को सबसे पहले अभ्यारण्य बनने का मौका मिला, और फिर साल 1955 में ये अभ्यारण्य से नेशनल पार्क में शिफ्ट हो गया था। तो याद रखिएगा ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो आपको पता चल गया। निश्चित रूप में एमपी का सबसे बड़ा, एमपी में सबसे छोटा, और एमपी का जो फर्स्ट है कान्हा किसली, ये आपको याद रखना है। और निश्चित रूप में आप लोगों ने इनके बारे में तो अच्छी खासी तैयारी भी कर रखी है, क्योंकि एमपीपीसीएस यदि प्री में 100 क्वेश्चंस को देती है, पहले पेपर की मैं बात करूं तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो एमपी के पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो हैं वो एमपी को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसलिए जो डाटा है ईवीएस में वो काफी हद तक एमपी से मैच भी आ जाता है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर करके दूंगा जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मान लो आपके देश पर कभी एटम बॉम्ब गिरने वाला हो, जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम तो यूज होगा ही होगा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलेंगे, और ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निश्चित रूप में क्या कर सकते हैं, आपके शरीर को हार्म कर सकते हैं। तो कौन सी चीज का उपयोग करके निश्चित रूप में हम अल्फा बीटा गामा के रेडिएशंस को कम कर सकते हैं, या फिर जो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं उन लोगों के को और उनके परिवार के लोगों को कौन सी चीज दी जाती है ताकि वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से या विकिरण से बचे रहें।
तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है, जितने लोग सी दे रहे हैं जवाब, वो बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। कि जो लोग भी न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं उनको और उनके परिवार के पूरे लोगों को, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो उनसे अल्फा बीटा या गामा विकिरण निकलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां दी जाती हैं, और ये गोलियां दिए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने दिया था। तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से ही ये गाइडलाइन जारी की गई है, और कभी भी यूरेनियम या प्लूटोनियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संदर्भ में जो लोग लगातार काम करते हैं उनके साथ में, उनको ये गोलियां दी जाती हैं ताकि हानिकारक रेडिएशन जो है वो व्यक्ति के शरीर में कम से कम प्रभावित करें उसको। अब यदि मैं आपसे पूछूं, एस्प्रिन जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा एस्प्रिन का वैज्ञानिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एक क्वेश्चन। पैरासिटामोल जो है इसका वैज्ञानिक नाम है एसिटामिनोफेन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। एस्प्रिन और पैरासिटामोल दोनों के दोनों एनाल्जेसिक भी हैं और एंटीपायरेटिक भी हैं, मतलब डुअल मोड ऑफ एक्शन। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक, और पैरासिटामोल जो है के साथ साथ में एस्प्रिन जो है ये एनाल्जेसिक के साथ में एंटीपायरेटिक भी है, और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ज्वरनाशी। तो एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक दो तरह के एक्शन परफॉर्म करती हैं ये दोनों दवाएं। तो याद रखिएगा एस्प्रिन और पैरासिटामोल दोनों एनाल्जेसिक भी हैं और एंटीपायरेटिक भी हैं। यदि आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एनाल्जेसिक है तो गलत है। एनाल्जेसिक के साथ में मतलब दर्द निवारक के साथ में ये एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी भी है। और NaCl के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप ऑलरेडी जानते हो कि NaCl जो है एज अ प्रिजर्वेटिव के रूप में या खाद्य परिरक्षक के यूज रूप में शुरू से यूज होता है। खाद्य सामग्री को सड़ने से बचाने के लिए अचार वगैरह में हम नमक यूज करते हैं। NaCl जो है वो हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसी को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। और यदि हम किसी जल में नमक को मिला देते हैं तो निश्चित रूप में बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि गलनांक या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 से लगभग -24 मतलब कम हो जाता है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन हैं जो आपसे वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। बहरहाल जितने लोगों ने सी आंसर किया है बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। आजकल इस क्वेश्चन को प्रमोट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ये नंबर सिस्टम है, और जनरली एमपीपीसीएस के स्टूडेंट को नंबरों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो बस इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और क्वेश्चन अब खुद ही बताते हैं। जो चीज आज से 5 साल पहले पूछी जा रही थी आजकल वो चीज खुद बता रहा है क्वेश्चन। क्या बता रहा है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा जो पर्यावरणीय मित्रवत उत्पाद हैं उन्हीं को दिया जाता है इको मार्क का दर्जा। तो ये आज से 5 साल पहले बहुत पूछा जाता था कि इको मार्क क्या है, इको मार्क किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। तो जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, और वर्तमान समय में 17 प्रोडक्ट हैं जिनको निश्चित रूप में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के रूप में इको मार्क का दर्जा दिया जाता है। तो इको मार्क जो है उसका दर्जा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। भारत का आईएसआई मार्क जो है, आईएसआई जो है वो दरअसल में इसको देती है। अब आप बताइए कब से इको मार्क दिए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई है? डी को सही ठहरा रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप खुद अपने सवाल का सही जवाब देख लीजिए। अब यहां इस क्वेश्चन में मैंने राइट आंसर जानबूझकर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैं आपको एक क्लू बताना चाहता हूं और आप राइट आंसर खुद तलाश लीजिएगा। इको मार्क का साइन जो है, याद रखिएगा इको मार्क का साइन जो है वो मिट्टी के घड़े को दिया जाता है। मतलब इको मार्क का साइन जो के रूप में मिट्टी का घड़ा दिया जाता है। तो जैसे मिट्टी का घड़ा इजीली जो है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। मतलब कहने का है कि क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर जो है वो क्या है बेटा जी, अच्छे से देख लो, ए है। ये चीज याद रखिएगा।
अब आप लोग जो डी आंसर कर रहे थे ना, डी आंसर जो है भारतीय मानक ब्यूरो आईएसआई मार्क, भारतीय मानक ब्यूरो या आईएसआई मार्क दिए जाने की परंपरा की शुरुआत होती है साल 1987 से। ध्यान से समझिएगा, एग मार्क दिए जाने की परंपरा की शुरुआत होती है साल 1933 से। तो एग मार्क दिया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, मतलब कृषि उत्पादों को। तो कृषि उत्पादों को एग मार्क दिया जाता है साल 1937 से, आजादी से पहले से दिया जा रहा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो लोग थे निश्चित रूप में वो मिलावट से क्या थे, काफी ज्यादा नाखुश थे। तो इसलिए हमेशा वो प्योर चीज यूज करना पसंद करते थे। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि जब भी आप हमें कोई भी चीज दें तो निश्चित रूप में वो प्योर हो। तो इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हमेशा आईएसआई एमआरपी चाहता हूं एग मार्क का दर्जा दिया जाता था, और वो आजादी के पहले से दिया जा रहा है, मतलब साल 1937 से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग इसी पे फंस जाते हैं, एग मार्क पे फंस जाते हैं और निश्चित रूप में इको मार्क पे फंस जाते हैं। अच्छे से देख लीजिए दोनों को, एक आजादी से पहले से है और एक आजादी के बाद है ना। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। साल 1991 ये इको मार्क के लिए है और एग मार्क के लिए है 1937। और निश्चित रूप में आप लोग जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना बार बार, साल 1987 मतलब 1987, ये आईएसआई के लिए है, भारतीय मानक ब्यूरो के लिए है। और फाइनल में इंडिया ऑर्गेनिक। इंडिया ऑर्गेनिक क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। वर्तमान समय में जो चावल है उसमें जनरली यूरिया डाला जाता है खेतों में, तब चावल बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खेत होते हैं जहां पर रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे सिक्किम। सिक्किम सबसे पहला स्टेट है जिसने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और जैविक राज्य बन चुका है। तो जो भी जैविक राज्य होते हैं वो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते। और जब भी आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माया ने बिल्कुल सही कहा, उसे हम कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। और जब भी हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, मतलब कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा जब हम खेती करते हैं, तो इस तरह के उत्पादों को बोला जाता है इंडिया ऑर्गेनिक। सो इंडिया ऑर्गेनिक वो उत्पाद होते हैं जिनमें रसायनों का उपयोग लगभग लगभग ना किया गया हो। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए इंडिया ऑर्गेनिक का दर्जा दिया जाता है और परंपरा की शुरुआत हुई है सन 2000 से। तो ये है वो चीज जो आपको ध्यान रखनी है। निश्चित रूप में ये काफी टफ क्वेश्चन था, बहुत ही टफ क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को एग मार्क जरूर याद रहता है 1937, और इको मार्क में कंफ्यूजन रहती है 1991। और लेकिन यदि मैं दोनों आंसर एक साथ दे दूं तो फिर भारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप अभी देख लो, ब्रिटिशर्स को बड़ी दिक्कत थी मिलावट से, मतलब एग मार्क, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो एग मार्क दिया जाता है वो 1937 से। याद रखिएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 72, अभी जो हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं पुलिस वगैरह की भर्ती के, ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है जिसको प्रमोट किया जा रहा है वर्तमान में। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ दरअसल में सीलेंट्रेटा, जिनको निडेरिया और मोलस्का जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। निश्चित रूप में इनमें धीरे धीरे शैवाल भी आने लगते हैं। तो शैवालों के कारण याद रखिएगा जो कोरल होते हैं रीफ, उनका कलर होने लगता है डिफरेंट डिफरेंट। अब आपको मुझे यह बताना है कि यदि कोरल ब्लीचिंग होने लगे, मतलब कोरल रीफ का डिफरेंट डिफरेंट जो कलर होता है वो व्हाइट में यदि आ जाए तो फिर क्या होगा, या इस घटना के लिए कौन उत्तरदायी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अब आप लोगों के आंसर्स जो शुरू हुए हैं आने, सब लोग एक साथ बी को ही सही के ठहरा रहे हैं, मतलब समुद्र के तापमान में वृद्धि। फिर कुछ लोग जो हैं वो डी को भी सही ठहरा रहे हैं। लेकिन आप जरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, कोरल ब्लीचिंग का बड़ा कारण नहीं है, मतलब वो कौन सी घटना है जिसके कारण कोरल रीफ का कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, या कोरल ब्लीचिंग का बड़ा कारण नहीं है। तो कौन सी घटना कोरल ब्लीचिंग का बड़ा कारण नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप में कंफ्यूजन है, मैं एक एक करके दूर कर देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है
कि CO2 मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यदि इनका नंबर ज्यादा होगा, तो यदि इनका नंबर ज्यादा होगा तो निश्चित रूप में जो प्रवाल भित्तियां हैं उनका जो कलर है वो चेंज होगा। मतलब ये सही है, पहला सही। दूसरा, CO2 के कारण CO2 का नंबर बढ़ेगा तो निश्चित रूप में टेम्परेचर में वृद्धि तो होगी ही होगी, और टेम्परेचर में जब वृद्धि होगी तो इस वजह से समुद्र का तापमान जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब ये भी राइट आंसर है। कई बार क्या किया जाता है, समुद्र में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया का जो गर्म पानी होता है, जो भी कई फैक्ट्री होती है ना, उनका अवशिष्ट जो है वो पटक दिया जाता है डायरेक्ट, तो जो अवशिष्ट होता है वो गर्म होता है। तो गर्माहट के कारण भी, अवशिष्ट की गर्माहट के कारण भी समुद्र का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस वजह से भी निश्चित रूप में ये परिघटना होती है, कोरल ब्लीचिंग होती है। मतलब कोरल रीफ का कलर जो है वो कलर से कलरलेस हो जाता है। परंतु जितने लोग कह रहे हैं डी, वो बिल्कुल सही है। समुद्र में यदि आप कचरा फैलाते हैं, समुद्र को यदि पोल्यूटेड करते हैं, समुद्र में कच्चा तेल बिखर जाता है, तो सिर्फ ये परिघटना जो है वो कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों की तीनों चीजें कुल मिला के एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो निश्चित रूप में समुद्र का पानी जो होगा गर्म होगा, और समुद्र का पानी गर्म हुआ तो निश्चित रूप में प्रवाल भित्तियां जो हैं वो कलरफुल से कलरलेस की तरफ हो जाती हैं। मतलब उनका कलर व्हाइट हो जाता है, और व्हाइट कलर होता है तो जो मछलियां हैं, घोंगे हैं, वो फिर उनको अपना आवास नहीं समझते हैं, उनसे अपना भोजन नहीं लेते हैं, और इस तरह से वो प्रवाल भित्तियां जो हैं वो डेड हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, इस सवाल का जो सही जवाब है कोरल ब्लीचिंग का बड़ा कारण नहीं है, वो डी राइट आंसर। ठीक है। जितने लोग कह रहे हैं सी तापीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण का मतलब ये होता है कि फैक्ट्रियां जो होती हैं उनमें जब कच्चा माल पक्के माल में कन्वर्ट होता है तो कई बार रॉ मटेरियल बनता है, और वो रॉ मटेरियल में काफी हीट होती है, गर्माहट होती है। तो इंडस्ट्रियों का जो वेस्ट होता है उसमें जिसमें हीट होती है उसी को कई बार सीधे सीधे समुद्र में डंप कर दिया जाता है। तो चूंकि वेस्ट में हीट है, इसलिए जो समुद्र का पानी है वो गर्म हो जाता है, तो ये घटना भी रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन ये चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का मेजरमेंट हमेशा डेसिबल में करते हैं, और ध्वनि प्रदूषण दरअसल में एक प्रकार की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, आंसर है डेसिबल। तो याद रखिएगा ये चीज, ध्वनि प्रदूषण भी दरअसल में ध्वनि की तीव्रता के अंतर्गत ही आता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी शहर के लिए, एक शहर में निश्चित रूप में इंडस्ट्रियां होंगी, एक शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, एक शहर में व्हीकल चलेंगे, एक शहर में आवाज होगी, तो कितना आइडियल होना चाहिए एक सिटी के लिए नॉइस पोल्यूशन का लेवल, या अगर उतनी है ध्वनि की तीव्रता तो फिर निश्चित रूप में वो बेहतर है, और यदि ध्वनि की तीव्रता उससे ज्यादा होती है तो दिक्कत और परेशानी का सबब है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब कितने लोगों ने सही किया है। ज्यादातर लोग जो हैं वो बी को सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग सी को। बाप रे, इतनी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, जबकि कुछ भी इसमें कठिन नहीं पूछा मैंने। सबसे पहले जब आप जवाब देखेंगे तो कई लोगों के होश उड़ जाएंगे। इस सवाल का सही जवाब बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ए है। अब आप ध्यान से सुनिए, जो लोग बी बता रहे हैं आंसर, वो लोग शोर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शोर जो है, नॉइस पोल्यूशन जो है, उसकी शुरुआत होती है 80 डेसिबल से, और 80 डेसिबल से नॉइस मतलब शोर की शुरुआत होती है, नॉइस पोल्यूशन की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, नॉइस पोल्यूशन जब बढ़कर पहुंच जाएगा 90, तब आपके हाथ आपके कान के पर्दे को बंद करने की ओर लग जाएंगे। मतलब 90 डेसिबल का शोर जो है वो आपके सुनने की क्षमता को नष्ट कर सकता है या हरासित कर सकता है। तो सुनने में दिक्कत होने लगेगी आपको,
या श्रवण शक्ति का ह्रास होगा 90 डेसिबल से। एमपीपीसीएस स्पेशली वर्ड यूज करती है श्रवण शक्ति का ह्रास किस साउंड से दिक होता है। तो याद रखिएगा 80 डेसिबल से श्रवण शक्ति का ह्रास नहीं होगा, 90 डेसिबल से श्रवण शक्ति का ह्रास होगा, मतलब सुनने की क्षमता में दिक्कत आ सकती है, कान का पर्दा रफ्चर हो सकता है। यदि मैं बात करूं 60 डेसिबल, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब एक कमरे में बैठकर हम और आप बात करते हैं ना, तो जनरली एक कमरे में बैठकर हम और आप जब बातों का आदान प्रदान करते हैं तो 40 डेसिबल से 60 डेसिबल तक की वो बातचीतें होती हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक सिटी के लिए आइडियल ध्वनि का लेवल जो है वो 45 डेसिबल होना चाहिए। मतलब यदि सिटी है तो सारी चीजें शोर करेंगी दिन के समय पे, तो यदि उनका औसत निकाला जाए तो औसत यदि आता है 45 डेसिबल किसी सिटी का, तो वो एक आदर्श सिटी है ध्वनि प्रदूषण के लिए, मतलब ध्वनि प्रदूषण की समस्या के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण के का नंबर यदि 45 डेसिबल आता है तो वो एक आदर्श सिटी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 45 डेसिबल से ज्यादा आता है तो फिर ध्वनि प्रदूषण वहां है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ए। और आप लोग देखिए क्या बोल रहे थे, बी बोल रहे थे, कई लोग तो डी की तरफ भी चले गए थे। तो बी जो है शोर है। सुंदरवन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो आयत का कहना था डी, मतलब हाइड्रोफाइटिक। तो सुंदरवन, ठीक है मैं समझ गया, सुंदरवन ये वही है जहां सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष को दरअसल में हम कह सकते हैं, या सुंदरी वन को हम कह सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हमेशा वर्ड यूज किया जाता है सुंदरवन, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वर्ड यूज करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं, और जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो पानी में तो होते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डी जो कह रहे हैं, लेकिन सुपीरियर आंसर है कि पानी में होने के साथ साथ में जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो सॉल्ट की हायर कंसंट्रेशन को अपने अंदर जब्त किए हुए होते हैं, लवण की बहुत अधिक मात्रा को अपने अंदर संरक्षित किए होते हैं। तो लवण की अधिक मात्रा को अपने अंदर संरक्षित किए होते हैं, इसलिए राइट आंसर इज 61 फॉर ए। जबकि सिंघाड़ा, जलकुंभी, ये सभी के सभी हाइड्रोफाइटिक प्लांट हैं, पानी में पाए जाते हैं, लेकिन सॉल्ट से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यदि हम बात करें कि पानी में पाए जाते हैं और सॉल्ट की, क्योंकि समुद्र मतलब सी और सी मतलब NaCl, सो द राइट आंसर इज हेलोफाइटिक प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे पौधे जो लवण के प्रति या सॉल्ट के प्रति लविंग नेचर रखते हैं या अनुराग रखते हैं, निश्चित रूप में हेलोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। मैंग्रोव प्लांट और मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल, जो ये क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बेटा जी हेलोफाइटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल बताइए, या आपसे पूछा जाता है सुंदरवन की कोई खासियत बताइए, और ये वर्ड आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि वहां व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, ये इंटरव्यूअर खुद बोलता है। तो फिर आपको बताना है कि जी हाँ सर, सुंदरवन जो है उनमें व्हाइट टाइगर के अलावा भी एक चीज पाई जाती है जिस वजह से उनका नाम पड़ा। सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा, मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम मैंग्रोव प्लांट के कारण पड़ा, और जो मैंग्रोव प्लांट है या मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो वास्तव में हेलोफाइटिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं, मतलब सॉल्ट की हायर कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने अंदर। ज़ेरोफाइटिक प्लांट एमपीपीएससी पूछ चुकी है, ये मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं या शुष्क पौधे कहलाते हैं, मतलब जहां वाटर की कमी होती है और जो पौधे उगते हैं निश्चित रूप में वही कहलाते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट। जैसे नागफनी का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो ये नागफनी जो है जो डेजर्ट में पाई जाती है, निश्चित रूप में ज़ेरोफाइटिक प्लांट के अंतर्गत इसकी गिनती होती है। और यदि मैं बात करूं मीजोफाइटिक प्लांट, तो स्थल में उगने वाले सामान्य पौधे, जैसे हमारे घरों में हम गार्डन में या बागवानी में जनरली जो गुलाब लगाते हैं, गेंदा लगाते हैं, निश्चित रूप में यही कहलाते हैं मीजोफाइटिक प्लांट।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 75 कि जैव विविधता संरक्षण की दो मेथड होती है, इन सीटू और एक्स सीटू। तो ये परिस्थानीय मतलब एक्स सीटू विधि है। मतलब एक्स सीटू मेथड का एग्जाम्पल कौन है? बायोडायवर्सिटी में हम जब बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो निश्चित रूप में दो मेथड है, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू के बारे में आपको पता है कि जहां प्रजाति संकटग्रस्त है, जहां प्रजाति संकटग्रस्त है, थोड़ा थोड़ा दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हो रही है। जहां संकटग्रस्त प्रजाति है, यदि वहीं पर हम उसके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था कर दें, उसको न्यूट्रिशन और उसको हैबिटेट दे दें, दिस इज कॉल्ड एज इन सीटू। और इन सीटू मेथड के अंतर्गत हम सेंचुरीज बनाते हैं। इन सीटू मेथड के अंतर्गत ही नेशनल पार्क बनाते हैं। और आप में से जितने लोगों ने जवाब दिया है सी, सब गलत जवाब वाले लोग हैं। क्योंकि जैव विविधता संरक्षण की जो स्वस्थानीय विधि होती है, जिसको इन सीटू कहते हैं, उसके एग्जाम्पल में अगर सेंचुरी आएगी, नेशनल पार्क आएगा, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी आएगा। और बायोस्फीयर रिजर्व को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। लेकिन याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों इन सीटू मेथड के एग्जाम्पल में आते हैं। परंतु सीड बैंक एक्स सीटू में आता है, जीन बैंक एक्स सीटू मेथड में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन दोनों के दोनों आते हैं एक्स सीटू मेथड में। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर किया। अब यदि आप लोगों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इस वजह से किया है, अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व लिख देता तो फिर सही हो जाता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन सीटू मेथड के ये तीन एग्जाम्पल होते हैं और एक्स सीटू मेथड में ये आते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत परेशानी वाला है। इन सीटू का मतलब क्या होता है बेटा जी? यदि कोई प्रजाति संकटग्रस्त है, तो उस संकटग्रस्त प्रजाति को उसी के अधिकार क्षेत्र में यदि हम संरक्षण देते हैं, संरक्षण का मतलब क्या होता है? हैबिटेट और फूड दोनों चीज अवेलेबल कराते हैं, तो फिर ये इन सीटू मेथड कहलाती है। और एक्स सीटू मेथड में जनरली उस प्रजाति को वहां से दूर ले जाकर, जैसे आपने कभी सुना होगा गुजरात के जो गिर नेशनल पार्क है, वहां से एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो में ट्रांसफर किया गया था, ये एक्स सीटू मेथड कहलाती है। ये कहलाती है एक्स सीटू मेथड। क्लियर है यहां तक सबको सारी चीजें? निश्चित रूप में आप लोगों को मेरा मकसद यहां बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताना ज्यादा से ज्यादा मकसद होता है। और क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है, इनमें से कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको पहचानना है कि वो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले कार्बन क्रेडिट जो है, इसकी अवधारणा आई थी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से, क्या ये स्टेटमेंट है वो? कार्बन टैक्स लगाया जाना चाहिए, निश्चित रूप में रियो अर्थ सम्मेलन या रियो समिट 1992 से इस बात को बोला गया, क्या ये सही है? मतलब इक्वेशन रॉन्ग है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित जलवायु कोष बनाए जाने के लिए बोला गया था कानकुन सम्मेलन 2010 में, और रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ, इसको कहते हैं एजेंडा 21, इसी में आया था। तो इसमें से कोई एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ज्यादातर लोगों का आंसर कहना है सी। तो सबसे पहले आप इस सवाल का जो सही जवाब जो लोग दे रहे हैं सी, मैं बता दूं, सी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है बेटा जी, सी राइट स्टेटमेंट है। कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ था, इसी में तो सबसे पहली बार ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात कही गई थी। विकसित देश जो हैं वो निश्चित रूप में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, या तो फिर विकसित देश बहुत सारा रुपया पैसा विकासशील देशों को देंगे, और इसी से बना था ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये सही स्टेटमेंट है।
अब नीरज कुमार का कहना है कि ए स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में आई थी, ये भी दरअसल में सही स्टेटमेंट है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चारों जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, सभी सही स्टेटमेंट हैं। और इस क्वेश्चन देने का मेरा मेन मकसद था कि आप जो रेड कलर में चीजें हैं इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाना। निश्चित रूप में एमपीपीसीएस इनमें से किसी न किसी एक क्वेश्चन को जरूर पूछेगी। सबसे पहली चीज, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से लाई गई थी 1997, सही है ये बात। कार्बन टैक्स जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से लागू करने की बात की गई थी, बिल्कुल सही है ये बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 1992 में रियो सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट कहते हैं, उसी से कार्बन टैक्स लगाया जाना चाहिए। मतलब जो लोग CO2 की ज्यादा मात्रा का इमिशन करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, उनसे कार्बन टैक्स वसूल करना चाहिए। ऐसी बात सबसे पहले 1992 में बोली गई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। परंतु सम्मेलन से 2 साल पहले ही फिनलैंड दुनिया का वो नंबर 1 देश है जिसने अपने यहां कार्बन टैक्स लगाया। फिनलैंड दुनिया का वो सबसे पहला कंट्री है जिसने अपने यहां अर्थ समिट से पहले ही कार्बन टैक्स लेना शुरू कर दिया था। और इसी की देखा देखी बाद में फिनलैंड के बाद में स्वीडन और ब्रिटेन ने भी करी थी। स्वीडन और ब्रिटेन ने भी करी थी, याद रखिएगा ये चीज। ग्रीन क्लाइमेट फंड, अब याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड मतलब हरित जलवायु कोष। ये कौन कौन सम्मेलन 2010 में बात बोली गई थी? दुनिया के जो विकसित देश हैं जिन्होंने पर्यावरण को सबसे ज्यादा तहस नहस किया है, वही दरअसल में विकासशील देशों को बहुत सारा रुपया पैसा अवेलेबल कराएंगे ताकि वो भरपाई कर सकें अपने उस अपराध की जो उन्होंने शुरू में पर्यावरण को बर्बाद करके औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो तबाह की है। तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये 2020 तक $100 अरब का जलवायु वित्त या ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाए जाने की योजना बोली गई थी। मतलब ये स्टेटमेंट भी राइट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एजेंडा 21 सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर पाए भविष्य में भी, और आप अभी नेचुरल रिसोर्सेस को मितव्ययता पूर्वक आज यूज कर पाओ। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका मितव्ययता पूर्वक हम आज यदि इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी निश्चित रूप में नेचुरल रिसोर्सेज बेहतर मिलेंगे। यही है एजेंडा 21, जिसमें 4 समझौते हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 4 समझौते हुए थे। जनरली एजेंडा 21 में 21 बातें हैं, लेकिन वो 21 बातें 4 पार्ट में डिवाइड हैं। 4 समझौते हुए थे उसमें से, और रियो डी जेनेरियो में ये बात बोली गई थी। मतलब सभी राइट आंसर हैं, सभी राइट आंसर हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे टफ क्वेश्चन यही था। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, जनरली ये कीट भक्षी पौधे वे होते हैं जो दलदली भूमि में उगते हैं, जहां वर्षा जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो मौसम राम का नाम सुना होगा आपने। निश्चित रूप में यहां पर ये पौधे उगते हैं जिनको कहते हैं कीट भक्षी पौधे या इंसेक्टिसाइडल प्लांट। ये पौधे उस माहौल में उगते हैं जहां दलदला माहौल होता है, याद रखिएगा ये बात। और दलदले माहौल में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा कमी रहती है। दलदली भूमि पर उगते हैं कीट भक्षी पौधे, और इसी जमीन में नाइट्रोजन न्यूट्रिटिव एलिमेंट की सबसे ज्यादा होती है कमी। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो ये प्लांट हैं, याद रखिएगा, ये कीटों का भक्षण करते हैं, इंसेक्ट को अपना आहार बनाते हैं। अब इंसेक्ट को क्यों आहार बनाते हैं? क्योंकि इंसेक्ट या कीट नाइट्रोजन से रिच होते हैं। मतलब कीटों के पास में नाइट्रोजन की ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए ये पादप जो हैं कीटों का भक्षण करके स्वयं को न्यूट्रिशन देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित रूप में कि कौन सा है कीट भक्षी पौधा, तो आप इसका जवाब निश्चित रूप में पिचर प्लांट मतलब नेपेंथिस याद रखेंगे, ये एक क्वेश्चन हो गया। ड्रोसेरा को सनड्यूस भी कहते हैं, ये भी इंसेक्टिसाइडल प्लांट है। डायोनेरिया, सेरोसीनिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूट्रिकुलेरिया। अब आप अच्छे से देखिए, यूट्रिकुलेरिया भी कीट भक्षी पौधा है, मतलब कीटों का भक्षण करता है, लेकिन ये जलीय कीट भक्षी पौधा है, और बाकी सभी स्थलीय कीट भक्षी पौधे हैं।
तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में कि कीट भक्षी पौधे किस जमीन में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की जनरली कमी रहती है, इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है, तो वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो भूमि जो होगी वो दलदली होगी। और लास्ट में ये चीज, तो फाइनल क्लियर हुई सबको चीजें। अब यहां पर आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि कीट भक्षी पौधे जो हैं कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें से ये आपको नाम कॉमन याद होगा, नेपेंथिस, ड्रोसेरा। लेकिन आजकल नेपेंथिस को पिचर प्लांट कहते हैं, ये पूछा जाता है कि पिचर प्लांट किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आता है संड्यूस प्लांट किसे कहते हैं, ड्रोसेरा को, जो ऑल्सो इंसेक्टिसाइडल प्लांट है। डायोनिया, सेरोसीनिया, ये देख लीजिए, ये नए नाम आजकल ऐड हो गए हैं, ये भी कीट भक्षी पौधे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया जो कांस्टेबल के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं ना, उसमें कि कौन सा जलीय कीट भक्षी पादप है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, ये अभी कांस्टेबल से ही मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, जो अभी हाल ही में कंडक्ट हो रहे हैं एग्जामिनेशन, कि भारत ने वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट की पवन शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। मतलब एनसी सोर्सेस के द्वारा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के द्वारा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है हमको। तो हमने पवन ऊर्जा को कितना गीगावाट उपयोग करना है, इस बात पे जोर दिया। इस क्वेश्चन का जवाब भी, एक चीज तो मैंने देखा है कि जो ऑडियंस में को भी दिख रही है, निश्चित रूप में करंट के क्वेश्चनों में बड़ी सॉलिड पकड़ है। तो ये आपकी जीत है बेटा जी, याद रखिएगा। एमपीपीसीएस को एमपी चाहिए है सबसे पहले, और सेकंड नंबर पर करंट अपडेटेड स्टूडेंट चाहिए है। और निश्चित रूप में जितने भी करंट के क्वेश्चन मैंने एड ऑन किए हैं, मैंने देखा है कि सभी एक तरफ से आंसर सही करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग नहीं जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जो सही जवाब है वो बिल्कुल 60 गीगावाट है। लेकिन मुझे एक इंफॉर्मेशन और बतानी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में नंबर 1 पोजीशन पे है सौर ऊर्जा, नंबर 2 पोजीशन पर यदि पवन ऊर्जा को हम मानते हैं। तो याद रखिएगा, भारत सरकार सौर ऊर्जा से भी 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हासिल करना चाहती है, और पवन ऊर्जा से भी 60 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो हासिल करना चाहती है। मतलब दोनों में, अगर इस क्वेश्चन में पवन की जगह में सौर वर्ड लिख दूं तो भी इस क्वेश्चन का जवाब 60 होगा। सो 60 गीगावाट। यदि मैं आपसे पूछूं कि पवन ऊर्जा जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, वैश्विक पवन दिवस मनाने की शुरुआत कब से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पवन ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन कब से? ये बात जो है पूरी दुनिया ने समझी और जानी है। और इसके लिए निश्चित रूप में हमने डे डिसाइड कर दिया पवन ऊर्जा के महत्व को बताने के लिए, 2007 से। और वो जो डे है निश्चित रूप में वो कौन सा डे है? 15 जून। तो 15 जून को ही मनाते हैं वैश्विक पवन दिवस। और इसकी शुरुआत कब से होती है? 2007 से। दो नए क्वेश्चन। तीसरा, भारत के पास में अगर हम देखें कि ग्लोब पर जितने भी मुल्क हैं, हमारा जो ग्लोब होता है, हमारा जो दुनिया होती है, उसमें जितने भी मुल्क हैं, लगभग लगभग 200 प्लस मुल्क हैं, उन 200 प्लस मुल्कों में हम पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में 4th पोजीशन पर है। हमारा नंबर 4थे नंबर पर आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा। और शायद आपको ये चीज पता है कि नहीं है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भारत जो है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा लेना चाहता है। तो आज भी हिंदुस्तान पवन ऊर्जा से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। मतलब सौर ऊर्जा से भी हम इलेक्ट्रिसिटी उतनी उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं जितनी हम पवन ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीज भी थोड़ा सा याद रखिएगा। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, ओके। लास्ट में ये दो क्वेश्चन और हैं, प्लीज इनको भी देख लीजिए। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और निश्चित रूप में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप समझो कि आप में से कई लोगों का सिलेक्शन ये ले डूबेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मतलब विश्व के सभी देश पवन ऊर्जा को आगे बढ़ाएं, इसके लिए जो मुख्यालय बनाया गया है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना कब से की गई है? 2005 से की गई है। और 2 साल बाद 15 जून को हमने 2007 से वैश्विक पवन दिवस मनाए जाने की शुरुआत कर दी थी। तो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन नंबर 82 को राइट आंसर में तब्दील कर पाते हैं। सर्विस स्टेशन में
जनरली जब हम पीयूसी लेने जाते हैं गाड़ियों का, है ना, पोल्यूशन केयर सर्टिफिकेट या पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट जब हम लेते हैं, तो हमारी गाड़ियों का में वो जो चेक करते हैं, तो इनमें से क्या चीज चेक करते समय वो पोल्यूशन का पता लगाते हैं? तो निश्चित रूप में सर्विस स्टेशनों में मोटर कार के प्रदूषण की जो जांच की जाती है, वो इस आधार पर की जाती है कि आपकी गाड़ी का जो साइलेंसर है ना, उस साइलेंसर से निश्चित रूप में कितना सीसा बाहर आ रहा है, मतलब लेड के पार्टिकल कितने बाहर आ रहे हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन पार्टिकल भी कितने बाहर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सर्विस स्टेशनों में जब मोटर कार की जांच की जाती है, जब पीयूसी दिया जाता है, तो उस दौरान इन दोनों पार्टिकल के आधार पर आपकी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है कि नहीं फैला रही है, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब लेड और कार्बन के पार्टिकल के आधार पर आपकी गाड़ी को पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप याद रखना, ये आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। बहुत सारे जो एफएलटीज चल रही हैं, उनमें इस क्वेश्चन को बहुत अधिक प्रमोट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, एग्रीकल्चर का सबसे सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको भी पता है कि एनवायरमेंट सब्जेक्ट जो है ये सभी सब्जेक्ट की मदर है। जैसे संस्कृत सभी लैंग्वेज की जननी है, बिल्कुल उसी तरह से पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, जियोग्राफी भी आता है, इकोनॉमी भी आता है, मतलब सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं ईवीएस में। तो निश्चित रूप में जो ये क्वेश्चन भी है, ये दरअसल में एग्रीकल्चर का है, लेकिन आजकल ईवीएस में इसको प्रमोट भी किया जाता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जिस वाटर को यूज करते हैं CO2 के साथ और फिर वो ग्लूकोज बनाते हैं, उस वाटर को पौधे की जो जड़ें हैं वो निश्चित रूप में प्राप्त करती हैं भूमि से। तो भूमि में वो कौन सा जल होता है जिसको पौधे लेकर निश्चित रूप में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के थ्रू अपने भोजन को बनाते हैं। तो आप में से ज्यादातर लोग एकदम राइट आंसर। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर बी किया है, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। कैपिलरी वाटर कहते हैं, या कैपिलरी फोर्स के थ्रू ये वाटर जो है ये पौधे की जड़ों में जो मूल रोम होते हैं उन तक पहुंचता है, और इसी दौरान इस वाटर का यूज जो है वो पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ रुक कीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन नंबर 84 को सही टिक करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है, ये देखिए कुछ लोग फंस भी गए मेरे जाल में। मकसद यही था मेरा देना कि खाद्य श्रृंखला में निश्चित रूप में जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे हम लोग पादपों को खाते हैं, शेर यदि हमको खा जाए, तो निश्चित रूप में अगले पोषण स्तर में, ये तो आपको पता है लिंडरमान ने 1942 में एक रूल दिया था, 10% एनर्जी लॉ। हर पोषण स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है, हर पोषण स्तर में 10% ऊर्जा जाती है। मतलब हम यदि पेड़ पौधों को खाते हैं तो हमारे शरीर में सिर्फ 10% एनर्जी आती है। मैंने आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा है क्वेश्चन नंबर 84 में कि कितने परसेंट एनर्जी अगले पोषण स्तर में या अगले न्यूट्रिटिव लेवल में ट्रांसफर होती है। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने प्रतिशत एनर्जी का लॉस हो जाता है। अवधेश बेटा जी, 10% एनर्जी तो सिर्फ ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया तुम लोगों ने। हर पोषण स्तर में सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे फॉरवर्ड होती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, या हम उसी को बोलेंगे वातावरण में समाहित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो ए नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो मैंने भी नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे ए और बी का फेर आपको सही तरीके से बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, वो होगा बी, 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। कितने सिंपल से क्वेश्चन देखो आप लोग गलत कर देते हो। चलिए अब हम एक ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं
जिसके बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भारत जो है वो किन किन चीजों में नंबर वन है, जरा बताइए। तो निश्चित रूप में यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 85 को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को भी यदि बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पोर्शन पता चलेगा, इंडिया की जो अप्रोच है उसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर करना जरा स्टार्ट कीजिएगा। अब मैं चाहता हूं यदि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 85 कंप्लीट हो गया हो तो प्लीज अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 को पहले पढ़ लो और फिर उसका आंसर करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपस में जुड़ा हुआ है। इन दोनों का रिलेशन आपस में जुड़ा हुआ है और मैं एक बार बताऊंगा, फिर लाइफ में आपको दोबारा कभी भी ये चीजें जो हैं वो परेशान नहीं करेंगी। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर कर रहे हैं 86 का आप लोग। पर्यावरण में जो दिक्कतें चल रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे एसिडिक रेन, ये पर्यावरण में जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रौद्योगिकी मानव या टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। पर्यावरणीय समस्याओं को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, हमारा योगदान क्या होना चाहिए, इसी की सीख देती है पर्यावरणीय शिक्षा। तो पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाए, इसके लिए इंडिया ने सबसे पहला प्रयास किया था। और आप खुद देखिए, ये सबसे पहला प्रयास किया था 1970 में। और 1970 में इंडिया के द्वारा किया गया सबसे पहला प्रयास इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहला प्रयास था कि स्कूली पाठ्यक्रमों में सोचो, स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन 1972 में हुआ है ना स्टॉकहोम में। सोचो उससे 2 साल पहले 1970 से हमने अपने कॉपी और किताबों में, मतलब अपने किताबों में या अपने नोट्स में हमने पर्यावरण को बचाने के लिए पाठ्यक्रम में ये चीज स्टूडेंट के दिमाग में डालनी शुरू कर दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1970 में जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हैं, मतलब ह्यूमंस के अलावा और दूसरे जीव जंतु जो हैं, उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनका अस्तित्व बरकरार रहे, क्योंकि वो भी हमारी तरह इस पृथ्वी के क्या हैं, रहवासी हैं। जितना अधिकार हम इंसानों का इस पृथ्वी पर है, निश्चित रूप में उतना अधिकार दूसरे जीवों का है। तो उनके साथ भी समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए, इसी उद्देश्य से पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा गया साल 1970 से। और जब इंडिया में या इंडिया की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, तब इसी को देखकर इंटरनेशनल लेवल के दूसरे देश जैसे अमेरिका और रसिया को भी समझ पड़ी कि क्यों ना एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को स्टूडेंट को शुरू से बताया जाए, ताकि उनके दिमाग में शुरू से पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके और निश्चित रूप में उनके दिमाग में भी पर्यावरण को लेकर एक बेहतर और महती प्रभाव साली जो है धारणा विकसित हो सके। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूलों के प्रोग्रामिंग से जोड़ दिया गया है। इंडिया की प्रोग्रामिंग से 5 साल बाद, मतलब साल 1975। तो इंडिया के स्कूली पाठ्यक्रमों में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल किया गया 1970 से। और इंटरनेशनल लेवल पर जापान, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन देशों ने भी निश्चित रूप में पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ा 1975 से। तो पहले इस मामले में इंडिया आगे है एनवायरमेंटल एजुकेशन के मामले में, और फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर देशों को, जो और देश हैं उनको सुध पड़ती है। इस लास्ट क्वेश्चन का जो संबंध है वो पर्यावरण से ज्यादा है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को सामने स्क्रीन पर देखोगे तो इनमें आपको जियोग्राफी की महक मिलेगी, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट जो है वो सभी सब्जेक्ट की मदर है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़ लीजिए और एक साथ आंसर दीजिए। रेगुर मिट्टी ये काली मिट्टी का ही सिनोनिम होता है, मतलब काली मिट्टी जिसको चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मिट्टी होती है। शायद जल अवशोषण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बाद में चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी राइट आंसर। जिन्होंने आंसर किया है 87 का ए, तो बिल्कुल सही है। आप में से ज्यादातर लोगों के आंसर राइट भी हैं।
उससे भी इंपॉर्टेंट है, चाय की खेती के लिए सबसे बेहतर जो मिट्टी है, ये है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी सबसे बेहतर मिट्टी है चाय की खेती के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 फॉर डी इज द राइट आंसर। और सबसे लास्ट में, चावल की खेती के लिए सबसे बेहतर मिट्टी जो है उसी को कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। तो यहां तीन चीजें हैं कि काली मिट्टी निश्चित रूप में चाय की खेती के लिए लैटराइट हो गई, और चावल के लिए निश्चित रूप में कौन सी हो गई, जलोढ़। और नॉर्थ इंडिया में तो आपको भी पता है सबसे ज्यादा बादशाहत इसी मिट्टी की है। मतलब नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही फैली हुई होती है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। और अब यदि इसका आप डिस्क्रिप्शन देखो तो डिस्क्रिप्शन में ज्यादातर चीजें आपकी क्लियर हैं। अब आप लोग जितने लोगों ने इन क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं, 87, 88 और 89, जिनके तीनों राइट आंसर हैं, प्लीज वो लोग जहां से हैं जरा जल्दी से आंसर पुट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन हेल्पफुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।